तो आज हमारे हाथ में राघव अरोड़ा की एक बड़ी दिलचस्प किताब के कुछ अंश हैं। जॉब इंटरव्यू, जटिल सवाल, सटीक जवाब। और देखिए, हमारे एक श्रोता ने ये हमारे साथ साझा किए हैं और उनका सवाल बड़ा सीधा है। अच्छा, क्या आज के दौर में एक अच्छा इंटरव्यू देना एक अच्छी डिग्री होने से भी मतलब ज्यादा जरूरी हो गया है? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, और किताब का दावा तो यही है। वो कहती है कि कई बार थोड़े कम काबिल लोग भी सिर्फ इंटरव्यू के दम पर नौकरी ले जाते हैं। तो आज इसी की परतों को खोलते हैं, देखते हैं कि इस किताब में आखिर वो कौन से राज छिपे हैं। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि ये किताब कोई रटे रटाए जवाबों की लिस्ट नहीं है। अच्छा। इसका असली फोकस इंटरव्यू के पीछे की साइकोलॉजी पर है, उसके मनोविज्ञान पर। मनोविज्ञान? हाँ, मतलब ये इस विचार पर आधारित है कि इंटरव्यू कोई परीक्षा नहीं बल्कि एक बातचीत है। और अगर आप ये समझ लें कि सामने वाला क्या सुनना चाहता है और क्यों, तो समझिए आधी जंग तो वहीं जीत लिया आपने। ठीक है, तो फिर एकदम शुरू से शुरू करते हैं। किताब कहती है कि इंटरव्यूज कमरे में घुसने से बहुत पहले शुरू हो जाता है। ये तैयारी की बात करता है, पर एक अलग अंदाज में। पहला कदम है खुद की योग्यताओं का आकलन। ये तो सुनने में मतलब बहुत बेसिक लगता है ना? हाँ, सतह पर तो ये बेसिक ही लगता है, पर इसमें एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल शिफ्ट छिपा हुआ है। वो कैसे? देखिए, किताब ये नहीं कहती कि आप अपनी सारी उपलब्धियों की एक लिस्ट बना लीजिए। वो कहती है उन उपलब्धियों में से वो चीजें छांटिए जो उस कंपनी के काम किए जहां आप जा रहे हैं। अच्छा। सारा खेल ही नजरिए का है। बातचीत हमेशा मेरे पास क्या है से नहीं, बल्कि आपको क्या चाहिए से शुरू होनी चाहिए। ये खुद को एक उम्मीदवार नहीं बल्कि एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह पेश करने की कला है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। मतलब एक ही इंसान अपनी खूबियों को अलग अलग कंपनियों के लिए अलग अलग तरीके से पेश करे। हाँ, जरूरी सवाल है। और देखिए, किताब इसका जवाब भी देती है। ये नकली बनने के बारे में नहीं है, ये प्रासंगिक मतलब रेलेवेंट होने के बारे में है। समझाइए जरा। सोचिए, आपके पास 10 अलग अलग स्किल्स हैं। एक मार्केटिंग कंपनी के लिए आप अपनी क्रिएटिविटी पर जोर देंगे। ठीक है। वहीं एक टेक्नोलॉजी कंपनी के लिए आप अपनी एनालिटिकल स्किल्स को ज्यादा उभारेंगे। आप हैं तो वही, बस आप अपनी कहानी का वो हिस्सा सुना रहे हैं जो सुनने वाले के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। समझ गया। ये बेचना नहीं बल्कि जोड़ना है। बिल्कुल। और तैयारी के इसी सिलसिले में एक और बात पढ़कर मैं सच में चौंक गया। कंपनी के बारे में रिसर्च तो ठीक है, सभी करते हैं। हाँ। लेकिन किताब कहती है कि अगर मुमकिन हो तो इंटरव्यू लेने वाले के बारे में भी पता करें। ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? कहीं ये जासूसी जैसा ना लगे? हाँ, जासूसी नहीं, इसे स्मार्ट वर्क कहते हैं। स्मार्ट वर्क? हाँ, आज लिंक्डइन के जमाने में ये बहुत आसान है। ये जानने की कोशिश करें कि उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो सेल्स से हैं, टेक्नोलॉजी से हैं या फिर HR। इससे क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। सेल्स वाला व्यक्ति नतीजों पर मतलब रिजल्ट्स पर ज्यादा ध्यान देगा। टेक्नोलॉजी वाला आपकी तकनीकी गहराई को परखेगा। और HR वाला आपके टीम वर्क और कल्चरल फिट को देखेगा। ये जानने से आप अपनी बातचीत को उनके लिए ज्यादा दिलचस्प बना सकते हैं। ये दिखाता है कि आप सिर्फ नौकरी के लिए नहीं आए, आप उस इंसान से भी जुड़ना चाहते हैं जो आपका भविष्य तय कर सकता है। तो मतलब सारी तैयारी हो गई। लेकिन किताब कहती है कि ये सारी मेहनत पहले 5 मिनट में ही बेकार हो सकती है। बिल्कुल। ये हिस्सा मुझे सबसे काम का लगा। वो आम गलतियां जो हम सब शायद अनजाने में करते हैं। और इन गलतियों की जड़ है हमारी बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक भाषा। हाँ। किताब इससे बहुत अहमियत देती है। आपका शरीर आपके मुंह खोलने से पहले ही आपके बारे में कहानी बता देता है। सोचिए, एक उम्मीदवार कमरे में आता है झुके हुए कंधों के साथ, नजरें नीचे, और हाथ मिलाते समय एकदम ढीला हाथ। हाँ, जैसे मरी हुई मछली हाथ में दे दी हो। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन इंटरव्यू लेने वाले के दिमाग में एक मैसेज चला गया, आत्मविश्वास की कमी। हाँ, और इसमें कुछ बहुत छोटी छोटी चीजें भी हैं, जैसे बार बार अपने बाल ठीक करना, पैर हिलाना, उंगलियां चटकाना। हाँ, ये सब घबराहट की निशानियां हैं। और कपड़ों की बात भी की गई है। बहुत ज्यादा चमकीले कपड़े या तेज परफ्यूम, क्या ये चीजें सच में इतनी मायने रखती हैं? बहुत ज्यादा। ये सब मिलकर आपका एक प्रोफेशनल पैकेज बनाती हैं। आप चाहते हैं कि इंटरव्यू लेने वाला आपके जवाबों पर ध्यान दे, न कि आपके कपड़ों या परफ्यूम पर। सही बात है। ये छोटी छोटी बातें ध्यान भटकाती हैं और ये संदेश देती हैं कि शायद आप इस मौके को लेकर गंभीर नहीं हैं। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज समझ आ गई। अब आते हैं बोलने की गलतियों पर। किताब में एक बात लिखी है कि कई बार उम्मीदवार ज्यादा बोलने से नहीं बल्कि कम बोलने की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। ये बिल्कुल सही है।
पहली बड़ी गलती है एक शब्द में जवाब देना। मान लीजिए आपसे पूछा, क्या आप टीम में काम करना पसंद करते हैं? और आपने कहा हाँ। बस खत्म। ये एक डेड एंड है। इंटरव्यू लेने वाला ये जानना चाहता है कि आप कैसे सोचते हैं। तो बेहतर जवाब क्या होगा? एक बेहतर जवाब होता, हाँ बिल्कुल, मेरे पिछले प्रोजेक्ट में हम 5 लोगों की टीम थे और हमने मिलकर डेडलाइन से पहले काम पूरा किया। मुझे लगता है कि टीम में काम करने से अलग अलग विचार सामने आते हैं, जिससे नतीजा और बेहतर होता है। दोनों जवाबों में जमीन आसमान का फर्क है ना? और दूसरी गलती है सामने वाले की बात काटे बिना धैर्य से न सुनना। हम इतने उत्साहित या घबराए हुए होते हैं कि सवाल पूरा होने से पहले ही जवाब देना शुरू कर देते हैं। हाँ, ये तो होता है। ये अधीरता दिखाता है। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी गलती है बहाने बनाना। जैसे मैं लेट हो गया क्योंकि ट्रैफिक बहुत था, या मेरी पिछली कंपनी का माहौल अच्छा नहीं था, या फिर मेरे पुराने बॉस मुझे पसंद नहीं करते थे। अच्छा। ये सुनते ही इंटरव्यू लेने वाले के दिमाग में खतरे की घंटी बज जाती है। वो सोचता है कि अगर ये व्यक्ति अपनी पिछली नाकामियों की जिम्मेदारी नहीं ले रहा तो भविष्य में भी नहीं लेगा। इन सब के बीच किताब में एक कॉन्सेप्ट है जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया, वेटिंग रूम टेस्ट। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इंटरव्यू रूम के बाहर भी हो सकता है। हाँ, ये एक तरह का छिपा हुआ कैमरा टेस्ट है। सच में? हाँ, कई कंपनियां ये करती हैं। वो देखती हैं कि आप वेटिंग एरिया में कैसा व्यवहार करते हैं, क्या आप रिसेप्शनिस्ट से तमीज से बात करते हैं या बस अपने फोन में लगे रहते हैं। लेके साथ नहीं। ये आपके असली चरित्र को परखने का एक बहुत बहुत शक्तिशाली तरीका है। कमाल की बात है। इसका मतलब है कि इंटरव्यू कंपनी के दरवाजे में घुसते ही शुरू हो जाता है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिससे ज्यादातर लोगों को डर लगता है, मुश्किल सवाल। मान लीजिए सब कुछ ठीक गया और अब आप हॉट सीट पर हैं और वो आपसे पूछते हैं, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? वो क्लासिक सवाल, और ज्यादातर लोग यहीं फंस जाते हैं। कैसे? किताब के मुताबिक यहाँ 3 तरह के बुरे जवाब होते हैं। पहला, घिसा पिटा जवाब, मैं एक परफेक्शनिस्ट हूँ या मैं बहुत ज्यादा काम करता हूँ। हाँ, इंटरव्यू लेने वाले ये जवाब 1000 बार सुन चुके हैं। वो जानते हैं कि ये एक छिपी हुई तारीफ है, कमजोरी नहीं। ठीक है। दूसरा मजाकिया जवाब, मेरी कमजोरी चॉकलेट है। ये बहुत अनप्रोफेशनल लगता है। और तीसरा, नौकरी के लिए घातक जवाब, मुझे सुबह उठने में दिक्कत होती है। तो वह सही तरीका क्या है? किताब एक सीधा सा फॉर्मूला देती है। एक, असली छोटी मोटी कमजोरी बताएं। अच्छा। फिर ये बताएं कि आप उसे सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं। और एक सकारात्मक अंत। एक उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। जैसे शुरुआत में मुझे पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ी घबराहट होती थी। ये मेरी एक कमजोरी थी। इसे सुधारने के लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन स्किल्स वर्कशॉप में हिस्सा लिया और अब मैं पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करती हूँ। ये वाकई एक बेहतरीन रणनीति है। इसमें ईमानदारी भी है और सुधार की इच्छा भी। बिल्कुल। अब एक और मुश्किल सवाल, हम आपको नौकरी पर क्यों रखें? ये सवाल तो सीधा सीना तान कर खड़ा हो जाता है। यहाँ अपनी तारीफ करने और घमंडी लगने के बीच बहुत पतली सी लाइन होती है। सही कहा। और यहाँ ज्यादातर उम्मीदवार मैं पर केंद्रित जवाब देते हैं। मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं ईमानदार हूँ। ये सब बहुत सामान्य बातें हैं। हाँ, किताब कहती है कि इस सवाल का जवाब मैं से नहीं, आप से शुरू होना चाहिए। आपको कंपनी की जरूरतों को अपनी योग्यताओं से जोड़ना है। इसका एक उदाहरण दे सकते हैं? एक बुरा जवाब और एक अच्छा जवाब। जरूर। बुरा जवाब, आपको मुझे नौकरी देनी चाहिए क्योंकि मैं इस पद के लिए योग्य हूँ और मैं बहुत मेहनत करूंगा। ये बहुत खोखला जवाब है। और अच्छा जवाब? अब देखिए, किताब की रणनीति पर आधारित अच्छा जवाब। इस जॉब डिस्क्रिप्शन से मैंने समझा कि आपको एक ऐसे मैनेजर की जरूरत है जो सेल्स को 15% तक बढ़ा सके। मेरे पिछले रोल में मैंने एक नई स्ट्रैटेजी लागू करके सेल्स को 20% तक बढ़ाया था। मुझे विश्वास है कि मैं वही अनुभव यहाँ आपकी टीम के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। वाह, आपने अपनी खूबी भी बताई, उसे एक ठोस नंबर से साबित भी किया और उसे सीधे कंपनी के फायदे से जोड़ दिया। एग्जैक्टली। और अब वो सवाल जो सबको असहज कर देता है, वेतन, सैलरी की बात कैसे करें? लोग यहाँ बहुत मोलभाव करने से डरते हैं। और डरना लाजमी भी है। किताब का इस पर एक ही सुनहरा नियम है, जो पहले नंबर बोलता है वो हारता है। मतलब कोशिश करें कि वेतन की बात आप शुरू ना करें। जहां तक हो सके इसे टालें।
पहले अपनी कीमत साबित करें, फिर उस पर कीमत का टैग लगने दें। लेकिन अगर इंटरव्यू लेने वाला आप पर दबाव डाले कि आप अपनी उम्मीद बताएं, तब क्या करें? उस स्थिति में किताब कुछ रणनीतियां सुझाती है। एक निश्चित रकम बताने के बजाय एक रेंज बताएं। कहें, इंडस्ट्री के मानकों और मेरे अनुभव को देखते हुए मैं X से Y के बीच की उम्मीद कर रहा हूं। इससे बातचीत की गुंजाइश रहती है। बिल्कुल। या फिर सवाल को घुमा दें। आप कह सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि इस पद के लिए आपका बजट क्या है? इससे गेंद वापस उनके पाले में चली जाती है। तो कुल मिलाकर अगर मैं इस पूरी चर्चा का सार निकालूं, तो ये किताब इंटरव्यू को एक परफॉर्मेंस की तरह देखती है। हाँ, एक कला की तरह। यह सिर्फ ज्ञान की परीक्षा नहीं है, बल्कि तैयारी, रणनीति और आत्मविश्वास की कला है। और इसका सबसे बड़ा संदेश है नजरिए का फर्क। खुद को एक नौकरी मांगने वाले की तरह नहीं, बल्कि कंपनी की समस्याओं का समाधान देने वाले की तरह पेश करना। बिल्कुल, आपने इसे एकदम सही पकड़ा। ये किताब आपको एक अभिनेता की तरह अपना किरदार तैयार करने में मदद करती है। लेकिन ये हमें एक बहुत गहरे और जरूरी सवाल पर भी लाकर छोड़ देती है। वो क्या? अगर इंटरव्यू पास करने की सबसे अच्छी तकनीकें और जवाब एक स्क्रिप्ट की तरह सीखे जा सकते हैं, तो एक इंटरव्यू लेने वाला एक सबसे योग्य उम्मीदवार और एक सबसे अच्छी तरह से तैयार अभिनेता के बीच फर्क कैसे करेगा? ये आज की भर्ती प्रक्रिया का एक मौलिक तनाव है। क्या हम सबसे काबिल इंसान को चुन रहे हैं या उसे जो इंटरव्यू देने में सबसे माहिर है? इस पर सोचने की जरूरत है।